चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। आज की क्लास में हम सेक्शन 39 से स्टार्ट करेंगे। 35 से 38 वाला जो पोर्शन है ज्वाइंट लायबिलिटी का, जिसमें कंसेप्ट बताया गया है, इस पोर्शन को अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ स्किप करके चल रहे हैं। 35 टू 38 और इससे कोरिलेट होके और भी अदर सेक्शंस पढ़ी जाती हैं। इस वाले पार्ट को हम जब हम 50 टू 8 तक कंप्लीट कर लेंगे आज के लेक्चर में, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 34 से 38 प्लस और भी इसके साथ जो 149, 107, 114 बहुत सारी सेक्शंस कोरिलेट होती है, तो वो पूरा एक कंसेप्ट हम अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंसेप्ट आगे और भी जो मतलब प्राइम्स हम आगे इसमें पढ़ेंगे और भी जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनको समझने के लिए भी ये जो पूरा 34 टू 38 का जो कंसेप्ट है ज्वाइंट लायबिलिटी का, ये आगे भी बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास में हम 39 से पढ़ेंगे, क्योंकि 39 से 52A तक अलग अलग डेफिनेशन है जिनको सिर्फ समझना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनकी हेडिंग्स बस याद करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो पहली जो सेक्शन आज हमें स्टार्ट करनी है, सेक्शन 39 वॉलंटरीली, स्वेच्छा। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, सेक्शन 39 ऑफ आईपीसी बात करती है वॉलंटरीली, स्वेच्छया। तो यहाँ पर कहा गया है कि अ पर्सन इज सेट टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली व्हेन he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छया कारित करता है। यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। तो इसमें जो वर्ड डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है वॉलंटरीली, स्वेच्छया। आपने स्वेच्छया कोई इफेक्ट कॉज करना चाहा है और वो इफेक्ट कॉज हो जाए, तो कब हम कहेंगे कि आपने वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा मीन्स आपने अपनी इच्छा से कोई इफेक्ट कॉज करने की बात की गई है। तो इसमें पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अपनी इच्छा से जो आपको करने के लिए कहा गया है या जो समझाया गया, वो क्या चीज है? वो कोई एक्ट नहीं है। किसी एक्ट को, किसी कार्य को करने की बात नहीं कही गई है। यहाँ पे इफेक्ट की बात की गई है। आप क्या कर रहे हैं? आप वॉलेंटरली क्या कॉज कर रहे हैं? एक इफेक्ट, परिणाम, रिजल्ट। मतलब कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कार्य करता है, मतलब आपने जो एक्ट किया उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, तो उस रिजल्ट की बात हो रही है। यहाँ पे आपके एक्ट को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। आपने जो काम किया है उस काम से जो रिजल्ट निकल के आया है वो आपने जानबूझकर किया है, मतलब आपने वॉलेंटरीली किया है, आपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से वो इफेक्ट कॉज किया है, वो रिजल्ट कॉज किया है। ये चीज इसमें समझाई गई है। अब आपको क्लियरली समझ में आएगी। अब इन्होंने कहा है कि अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंटरीली। ये हम तब कहेंगे कि किसी व्यक्ति ने कोई इफेक्ट, कोई रिजल्ट, कोई परिणाम अपनी इच्छा से कॉज किया है या अपनी इच्छा से किया है, यदि वह पर्सन जिसने वो इफेक्ट कॉज किया है ऐसे साधनों द्वारा किया है, मतलब ऐसे मीन्स से किया है जिससे वो करना चाहता था। जिस तरीके से, मीन्स मतलब किस तरीके से वो करना चाहता था, क्या हथियार यूज करना चाहता था, कौन सा तरीका यूज करना चाहता था, उसने उसी तरीके से उसको यूज किया। और by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। या जिस समय वो उस साधन का, उस मीन्स का उपयोग कर रहा था, उसको पता था, he knows, उसको जानकारी थी कि उसका क्या इफेक्ट कॉज होगा, या रीजन टू बिलीव, या उसके पास विश्वास करने का प्रबल कारण था कि इस साधन से यदि वो ऐसा कार्य करेगा तो ऐसा इफेक्ट कॉज होगा। तब कहा जाता है कि उस पर्सन ने वो इफेक्ट जानबूझ करके वॉलंटरीली अपनी इच्छा से कॉज किया है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इलस्ट्रेशन से।
इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन में लिखा है ए सेट्स फायर बाय नाइट to an inhabited house in a large town for the purpose of facilitating a robbery and thus causes the death of a person. इसमें जो ए है, का ने क्या किया, रॉबरी करने के आशय से लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए घर में रात में आग लगा दी और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी। Here A may not have intended to cause death. यहाँ पर का आशय मृत्यु कारित करने का ना रहा हो भले ही, और वह दुख में भी हो कि अरे उसके कार्य से मृत्यु कारित हो गई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है, ये माना जाएगा। उसका इंटेंशन नहीं था, he may not have intended to cause death, even he be sorry for that he has been caused by his act the death of any person. Yet if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily. जब आप रात में किसी घर में आग लगा रहे थे, तो मतलब आपको इतना तो अंदाजा था कि रात में सब व्यक्ति सोते हैं। अगर आप रात के समय में किसी घर में आग लगाएंगे तो व्यक्ति नींद में होगा और वो भाग नहीं पाएगा और पूरी संभावना है कि वहां पर किसी न किसी की मृत्यु हो सकती है। तो आप जानते तो थे, आपकी नॉलेज में तो था। तो यदि आपने ऐसा काम किया है जिससे आपके नॉलेज में भी ये चीज है कि हाँ ऐसा इफेक्ट कॉज हो सकता है, तो ये माना जाएगा कि आपने वो काम, वो इफेक्ट, वो रिजल्ट कैसे किया है, आपने वो इफेक्ट जो कॉज किया है वो स्वेच्छा वॉलंटरीली किया है। तो इसमें भी यही हेल्ड किया गया था इस इलस्ट्रेशन में कि ए ने जो है उसका इंटेंशन रॉबरी करने का था, लूट करने का था। तो उसने तर्क दिया कि सर मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता था, मैं तो लूट करना चाहता था। तो उसको लूट की तो सजा होगी ही। यहाँ पे ये क्यों स्पेसिफाई किया है? क्योंकि आपके कार्य को माना गया है, आपके इफेक्ट को मान लिया गया है कि नहीं आपने मृत्यु कार्य की, मतलब अब आपको रॉबरी की सजा तो होगी ही, साथ में आप पे मर्डर का केस भी चलेगा कि आपने क्या किया है, हत्या कार्य की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑफेंस। ये बहुत सिंपल सी परिभाषा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है एक बार देख लेते हैं। इसमें कहा गया है अपराध। अपराध शब्द के अंतर्गत क्या क्या माना गया था? उन्होंने कहा है कि except in the chapters and sections mentioned in clause 2 and 3 of this section, the word offense denotes a thing made punishable by this code. इस धारा के खंड 2 में और 3 में वर्णित अध्यायों और अध्यायों के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का द्योतक है। इसमें 3 क्लॉज हैं 40 सेक्शन में। क्लॉज 3 पैराग्राफ बांटे गए और 3 पैराग्राफ में 3 प्रकार के ऑफेंसेस की बात की गई और फिर बताया कि ऑफेंस कब है कब नहीं है। तो पहले क्लॉज में तो इन्होंने कहा कि जितने भी अपराध, जितने भी चीजों को आईपीसी में पनिशेबल बताया गया है, जितनी भी चीजों को आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय किया गया है, वो सारे अपराध हैं। और क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में, इसी में ऊपर लिखा है कि क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में छोड़ करके। अब क्लॉज 2 और क्लॉज 3 देखते हैं कि क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में किसको माना गया। तो इन्होंने कहा कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5A जो है, एंड इन द फॉलोइंग सेक्शंस, और ये जितनी भी सेक्शंस इन्होंने बताई इन सारी सेक्शंस में जो वर्ड ऑफेंस है उसका मतलब है डिनोट अ थिंग punishable under this code or under any special or local law as hereinafter defined। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर 4 है आईपीसी का और चैप्टर 5A है जो आईपीसी का, और जितनी ये जो सेक्शंस बताई गई हैं, इन सारी सेक्शंस में जो अपराध वर्ड आया है, तो अपराध का मतलब है कि वो आईपीसी में तो पनिशेबल है ही, साथ में इन पर्टिकुलर चैप्टर और इन सेक्शंस को लेकर के स्पेशल और लोकल लॉ भी बने हुए हैं, जिन स्पेशल और लोकल लॉ के अंतर्गत भी इनको पनिशेबल बनाया गया है। तो इस सेकंड पैरा में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि फर्स्ट पैरा में जो ऑफेंस वर्ड है वो ऑफेंस वर्ड के अंतर्गत वो अपराध आते हैं जो सिर्फ आईपीसी में डिफाइंड है, और सेकंड पैरा के अंतर्गत जो वर्ड ऑफेंस या अपराध है उसके अंतर्गत वो सारे अपराध आते हैं जो आईपीसी में तो पनिशेबल है, साथ ही साथ स्पेशल और लोकल लॉ में भी पनिशेबल होंगे। ठीक है, तो जो दोनों में होंगे वो अपराध होंगे, बस इतनी सी बात बोलिए। फिर एंड इन सेक्शन 144 से लेके 440
एक बार हम इसका थर्ड क्लॉज और देखेंगे। थर्ड क्लॉज में ये कहा गया था कि एंड इन सेक्शन 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 एंड 441 में ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक धाराएं हैं। इन धाराओं में जो अपराध शब्द है उसके अंतर्गत कौन से अपराध आएंगे जो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में पनिशेबल है और जिनकी पनिशमेंट कितनी है, जिनकी पनिशमेंट है 6 मंथ और अपवार्ड, वेदर विद और विदाउट फाइन। थर्ड वाले क्लॉज में इन्होंने कहा है कि ये जो कुछ चुनिंदा धाराएं हैं आईपीसी की, अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित हो, दंडनीय हो। तो जो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ है जिनमें आईपीसी की इन धाराओं के अंतर्गत अगर अपराध होता है तो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में जो सजा का प्रावधान है वो कितना है, मिनिमम 6 मंथ और 6 मंथ से अपवार्ड है। अभी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में भी इन धाराओं के अंतर्गत आने वाले अपराध के बारे में सजा का प्रावधान है और वो 6 मंथ और 6 मंथ से अपवार्ड है, तब वो भी क्या है, अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। तो बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑफेंस को आईपीसी में कहां परिभाषित किया है अपराध शब्द को, तो अपराध शब्द को सेक्शन 40 में डिफाइंड किया गया है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारी 41। स्पेशल लॉ, लोकल लॉ। अभी जस्ट हमने इसके ऊपर पढ़ा कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के अंतर्गत भी जो अपराध आएंगे वो क्या है, अपराध माने जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ क्या होता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी हेडिंग्स याद करनी है बिल्कुल ध्यान से। हमारे एग्जाम में प्री में, सिविल जज के प्री में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं या एडीपीओ में इस चैप्टर से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो मोस्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पूरी जहां से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है हमारा 6 से लेके 52A तक, तो 6 से लेके 52A तक की सारे हेडिंग्स आपको लर्न कर लेनी है क्योंकि यहाँ से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो स्पेशल लॉ कहाँ डिफाइंड है 41 में, लोकल लॉ कहाँ डिफाइंड है 42 में। स्पेशल लॉ का मतलब होता है ऐसा लॉ जो एप्लीकेबल हो टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो किसी विशिष्ट विषय को लेकर के अप्लाई करता हो, जो किसी विशिष्ट विषय पर अप्लाई करता हो, वो कहलाता है स्पेशल लॉ। पहले भी मैंने आपको ये समझाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कैटल ट्रेसपास एक्ट, ये सिर्फ जानवरों के लिए बना हुआ है, तो कैटल ट्रेसपास एक्ट से तो वो क्या है, स्पेशल लॉ है आपका। फिर इसके अलावा आपका जैसे और भी बहुत सारे एक्ट होते हैं, जैसे रेलवेज एक्ट है आपका, सेफ्टी, अब अभी एडीपीओ में अभी तो बहुत सारे एक्ट हट गए हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये क्या है, स्पेशल सब्जेक्ट है। स्पेशल सब्जेक्ट में बनाए गए लॉ है ये स्पेशल लॉ है। लोकल लॉ, अ लोकल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किसी विशिष्ट स्थान को लेकर के कोई लॉ बनाया गया है वो लोकल लॉ है। फॉर एग्जाम्पल एमपीएलआरसी, तो एमपीएलआरसी सिर्फ एमपी पर लागू होगी, यूपी पर लागू नहीं होगी। छत्तीसगढ़ एलआरसी तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ पे लागू होगी। तो जो लोकल लॉज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पार्ट को लेकर बनाए जाए वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लोकल लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। यहाँ पे दो टर्मोलॉजी को डिफाइंड किया गया है, एक तो इलीगल, कि इलीगल का मतलब क्या होता है, दूसरा वैध रूप से कार्य करने के लिए आबद्ध। ये दो, लीगली बाउंड टू डू, दो वर्ड्स आपको यहाँ पर डिफाइन किए। तो इन्होंने पहले तो इलीगल, the word illegal is applicable to everything which is an offense, which is prohibited by law or which furnish grounds for a civil action। तो इलीगल या अवैध वर्ड के अंतर्गत क्या क्या आ रही है, तीन चीजें आ रही हैं। अवैध वर्ड के अंतर्गत तीन चीजें क्या क्या आ रही हैं। पहला तो अवैध शब्द हर उस बात को लागू होगा जो अपराध हो। सेकेंडली जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो।
या सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है। तो इलीगल मीन्स ऑफेंस इटसेल्फ इलीगल होता है, तो इसलिए ऑफेंस क्या है, इलीगल एक्ट है। फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कोई ऐसा काम जिसको विधि ने रोका है, जिसको करने के लिए लॉ आपको रोकता है, और अगर आपने वो किया तो वो क्या माना जाएगा, आपका एक्ट इलीगल। फिर फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ऐसा आपने कोई कार्य किया है जिससे सिविल एक्शन अराइज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी टॉर्ट से रिलेटेड, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जिनमें आप डैमेजेस मांग सकते हैं, वो भी इसमें इन्होंने क्या कहा है कि वो क्या है, इलीगल है। अब देखते हैं लीगली बाउंड टू डू क्या है। तो अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वॉट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट। अब इन्होंने कहा है कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। अब जिस कार्य को करने के लिए आपको वैध रूप से अधिकार दिया गया है कि आपका ये काम है, आपको ये काम करना है, तो आपने यदि वो काम नहीं किया तो आप इलीगल हो, और जो काम आप नहीं करोगे तो वो इलीगल हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको करने के लिए आप आबद्ध हो। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल एड प्रोवाइड करना मेडिकल ऑफिसर्स का काम है, तो यदि ये अपना काम नहीं करेंगे तो इन्होंने क्या कर दिया, इलीगल हो गया, मतलब इनका एक्ट कैसा हो गया, इलीगल हो गया। अब आप देखते हैं कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलती हैं जिनके तहत गरीबों को खाना बांटना, विभिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बांटना चलती हैं, ये सब चीजें। तो जिस काम के लिए अधिकारी सशक्त है तो वो क्या है, लीगली बाउंड टू डू है, उनको करना पड़ेगा। यदि उन्होंने नहीं किया तो इलीगल हो जाएगा। लेकिन अगर ये मॉरली देखा जाए, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपके सामने कोई भूखा व्यक्ति बैठा है तो आप उसको खाना दें ही। अगर आपने चैरिटी नहीं की, आपने दान नहीं दिया, तो आप लीगली बाउंड टू डू नहीं माने जाएंगे, और आप अगर ऐसा काम नहीं करते तो वो इलीगल भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जब किसी पर ड्यूटी इम्पोज होती है कोई काम करने की, वो लॉफुल तरीके से बाउंड है उस काम करने को, और फिर वो नहीं करता है तो इलीगल है, लीगली बाउंड टू डू कहलाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इंजुरी 44, इंजुरी, क्षति। The word injury denotes any harm, whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। सभी को पता है इंजरी मीन आपने किसी पर्सन को बॉडीली या उसके मेंटल टॉर्चर या रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से यदि आपने हार्म किया है इलीगल तरीके से, तो वो इंजरी या क्षति कहलाएगा। तो यहाँ पे जो इंजरी वर्ड है वो सिर्फ पिक्यूनरी तक लिमिटेड नहीं है, फिजिकल और पिक्यूनरी नहीं है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने किसी को फिजिकली हर्ट कर दिया, जब आप उस पर चाकू मारेंगे या आप उसको कट लगाएंगे या आप उसको किसी तरीके से टॉर्चर करेंगे तभी वो इंजरी कहलाएगी, या आप उसकी संपत्ति में कोई नुकसान कर देंगे तभी वो इंजरी कहलाएगी, नहीं। रेपुटेशन और मेंटल टॉर्चर भी इंजरी के अंतर्गत आता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे, केस लॉज तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ जो फैक्ट्स थे वो इम्पोर्टेंट है। जैसे एक केस में कहा गया कि एक महिला की उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो एक केस में माना गया कि वो इंजरी मानी जाएगी और एक केस में माना गया कि वो इंजरी नहीं मानी जाएगी। तो ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। तो ये कहा डिसाइड किया गया कि जब किसी महिला का पति खत्म हो जाता है तो उसको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और यदि किसी के ऑफेंस से अपराध के जरिए अगर मर्डर हुआ है सपोज करिए, तो फिर उसकी वाइफ को भी क्या है, इंजरी या हार्म, क्षति माना जाएगा और उसके लिए उसको क्लेम मिलेगा। ये डिसाइड किया गया था। ठीक है, फिर सोशल बायकॉट बाय a group of those who refuse to cooperate with them does not amount to an injury within the meaning of this section। अब इसमें कहा है कि सोशल बायकॉट कर देना, कोई एक इसमें एक फैक्ट्स इस तरीके से थे कि कुछ वॉशरमैन और कुछ बार्बर, बाल काटने वाले, नाई और कपड़े धोने वाले जो व्यक्तियां थे, उनका एक ग्रुप था। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है एक पर्टिकुलर इतना पेमेंट हमें मिलेगा तो ही हम काम करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी यूनिटी बनाई
और उन्होंने कहा कि ऐसा सबको करना है, हम ऐसे यूनिटी बनाएंगे तो जो है हमारे अधिकार होंगे। तो अब उन्होंने उनमें से उन्हीं के ग्रुप में से कुछ लोग ऐसे थे जो उनके सहयोग नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, तो इस ग्रुप ने क्या किया, जो 2-4 लोग थे जो हट के जा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो जितने में काम कर रहे हैं उतने में काम करेंगे। तो उन्होंने उसका सोशल बाइकआउट कर दिया, उनके ग्रुप ने उन 4 लोगों का सोशल बाइकआउट कर दिया। तो इस केस में डिसाइड किया गया था कि इस तरीके का सोशल बाइकआउट जो है वो क्षति या हार्म या हानि नहीं कही जाएगी, इसको हानि या क्षति में नहीं माना गया। ठीक है, तो सोशल बाइकआउट यदि कोई ग्रुप करता है किसी कुछ मेंबर्स का जो उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या है, क्षति में नहीं माना जाएगा। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम कभी आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, फिर है अ फॉल्स चार्ज मेड बिफोर द पुलिस though never intended to be prosecuted in a court constitutes an injury। ये एक केस था अशरफ अली का 1879 का। इसमें ये कहा गया कि पुलिस के पास किसी ने झूठी कंप्लेंट कर दी, झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी, भले ही उससे आगे चल के फिर कोर्ट में केस नहीं चला, फिर भी इसको क्षति माना गया इस केस में। अशरफ अली का केस है ये 1879 का। तो इन्होंने क्या कहा है कि फॉल्स चार्जेस मेड बिफोर द पुलिस, पुलिस के समक्ष आपने क्या किया, फॉल्स चार्जेस, चार्जशीट बनवा दी सामने वाले की, भले ही फिर वो कोर्ट में केस नहीं गया आगे, फिर भी इसको क्या है, इंजरी में माना गया। आगे देखते हैं, इतने ही फैक्ट्स थे, ये कुछ रिलेटेड फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। आगे देखते देखिए 45 में डिफाइन किया गया है लाइफ, जीवन को। तो इन्होंने कहा है कि द वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो जीवन शब्द मानव के जीवन का द्योतक है। तो यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बीइंग जो मानव है उनकी लाइफ को लाइफ माना गया है, बाकी किसी की लाइफ को लाइफ नहीं माना गया है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा खास समझने वाला नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं, सिर्फ हेडिंग याद रख के चलना है कि 45 में लाइफ को डिफाइन किया गया है। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट जो है 46, उसमें डेथ को डिफाइन किया गया है, वो भी देख लेते हैं हम एक बार। डेथ, the word death denotes the death of human being unless the contrary appears from the context। सेम वर्डिंग यूज है कि जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है। तो डेथ मतलब ह्यूमन बीइंग की डेथ, लाइफ मतलब ह्यूमन बीइंग की लाइफ और ह्यूमन बीइंग की डेथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन जुड़ी हुई है, जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि यदि आगे चल के आईपीसी में किसी सेक्शन में वो बोल दें कि नहीं, यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर को मारता है तो उसको भी हम डेथ मानेंगे, तो फिर हम उसको मानेंगे। इसलिए ये वर्ड लिखे रहते हैं, जब तक कि तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्शन में यदि उन्होंने कुछ ऐसा स्पेसिफिकली लिख करके दिया है तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप मृत्यु मान लेंगे, अन्यथा जो कॉमन कंसेप्ट है वो क्या चलेगा कि डेथ का मतलब ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है और लाइफ का मतलब ह्यूमन बीइंग की लाइफ होती है। अगर किसी सेक्शन में पर्टिकुलरली दिया है कि नहीं एनिमल के जीवन को भी जीवन मानेंगे, एनिमल की डेथ को भी डेथ मानेंगे, तो उस सेक्शन पर्टिकुलर के लिए मान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 एनिमल। अब इन्होंने एनिमल वर्ड डिफाइन किया, तो इन्होंने कहा है कि द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है। तो भाई लिविंग क्रिएचर में बहुत सारी चीजें आती है, लिविंग क्रिएचर में ट्रीज भी आते हैं, पेड़ पौधों को भी लिविंग क्रिएचर माना जाता है, इंसेक्ट्स को भी माना जाता है, अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो इन्होंने बस ज्यादा कुछ नहीं किया है, थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा डाउटफुल टाइप की दी, तो इन्होंने बस क्या कहा है कि जो मानव है ह्यूमन बीइंग है वो इनकी नजरों मतलब उनको छोड़ करके जितने भी लिविंग क्रिएचर है वो इन्होंने एनिमल में डाली, अब भले ही वो पेड़ पौधे क्यों ना हो। तो ये एम्बिगियस है, तो ये खैर कॉमन सेंस से सबको पता होता है कि एनिमल में ट्री इंक्लूड नहीं होगा। तो ऐसे मिश्रा की जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो उसमें इस तरीके से आपको दिया, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसके लिए ऐसे मिश्रा की लैंग्वेज मत पढ़ना, उसमें थोड़ा सा आपको डाउटफुल क्रिएट करा देंगे। तो आपको तो बस सिर्फ डायरेक्ट प्रोविजन पढ़ना है कि ह्यूमन बीइंग को छोड़कर मानव से भिन्न जितने भी जीवधारी हैं वो क्या है, जीव जंतु है। अगर आपको आएगा तो आपको सिर्फ इसी लाइन पे टिक करना है, आपको अगर ऑप्शन आएगा तो सीधा एज इट इज यही उतार के देंगे जो इसमें वर्ड्स लिखे हैं कि एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। तो आपको क्या लगाना है, एनी लिविंग क्रिएचर। ठीक है, ध्यान रखना है। 47 वेसल। आगे बढ़ते हैं जलयान।
48 में डिफाइन किया गया है जलयान। द वर्ड वेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेयंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। जलयान सभी समझते हैं, जहाज वगैरह। जलयान शब्द किसी चीज का द्योतक है जो मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई हो। मतलब बाय वाटर, जल के द्वारा, जितनी भी हमारी नदी, तालाब, समुद्र, इनके माध्यम से आपको एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमन बींग को या प्रॉपर्टी को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसमें यूज होने वाला जो वेसल है, जो जलयान है, नाव है, कोई भी आपकी जहाज है बड़ा, जो भी सामान को और ह्यूमन बींग्स को इधर उधर ले जाने का काम कर रहा है बाय वाटर, वो क्या है? वेसल। ईयर और मंथ 49। नेक्स्ट सेक्शन वर्ष और मास। इसमें क्या कहा गया है कि wherever the word year or the word month is used, it is to be understood that the year or the month is to be reckoned according to the British calendar। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहां कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो आईपीसी में जब कहीं पे भी हम ईयर और मंथ की बात करें तो वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर चलेगा, ठीक है। और अभी हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे, तो लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 24 में जब वहां पे इंस्ट्रूमेंट में डेट की बात आती है, तो वहां पे ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर कौन सा कैलेंडर जो हमारे घरों में यूज होता है, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है। तो लिमिटेशन एक्ट में जो कैलेंडर यूज होता है वो ग्रिगोरियन होता है। यहीं पर आप लिख लीजिए, कभी भी आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत याद रहेगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं शायद से छत्तीसगढ़ 2014 का जब पेपर देने गई थी, तब ये क्वेश्चन मुझे आया था कि लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 24 में कौन सा कैलेंडर यूज किया गया है, तो ग्रिगोरियन, ठीक है। और आईपीसी में ब्रिटिश कैलेंडर, बस ऐसे याद रखिएगा। और हेडिंग याद रखना है कि ईयर और मंथ कहाँ डिफाइंड है, 49, और ईयर और मंथ जो डिफाइंड है वो किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आईपीसी में ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, और लिमिटेशन एक्ट में ग्रिगोरियन कैलेंडर। आगे बढ़ते हैं, ग्रिगोरियन बोलते हैं, सॉरी। सेक्शन 50 में बताया गया है सेक्शन में सेक्शन को डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन का मतलब इन्होंने कहा है कि द वर्ड सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ दोस पोर्शंस ऑफ अ चैप्टर ऑफ दिस कोड व्हिच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रीफिक्स्ड न्यूमेरिकल फिगर। धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्योतक है जो सिरे पर लगे संख्यांकों द्वारा सुभिन्न किए गए हैं। सिंपली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने आईपीसी में जो चैप्टर्स डिवाइड करके रखे हैं, और चैप्टर्स में जितने भी हमने पैराग्राफ दिए, उन पैराग्राफ को जो हमने नंबरिंग दी है, प्रीफिक्स नंबरिंग जो हमने दी है, 1 2 3 4 पूरी 5 से 11, तो ये नंबरिंग जो है ये क्या है, धारा है। सिंपल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ हेडिंग याद रखना है कि सेक्शन को कहाँ डिफाइन किया गया, 50 में। आगे बढ़ते हैं, 51 ओथ, शपथ। इसमें कहा गया है कि द वर्ड ओथ इंक्लूड्स अ solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in court of justice or not। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और एक ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ओथ या शपथ को कहाँ डिफाइन किया है, 51 में। इसके अंतर्गत क्या आ रही है, दो चीजें आ रही हैं, एक तो सोलेम एफर्मेशन और एनी डिक्लेरेशन, सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान या कोई घोषणा शपथ मानी जाती है। सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान का मतलब क्या होता है, सोलेम एफर्मेशन मीन आप अपनी पूरी जानकारी से जिस मतलब आप ये बिलीव करते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो पूरा पूरा सही बात है, सही कथन है, आप सही ट्रू स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं। तो सोलेम एफर्मेशन का मतलब होता है ट्रू स्टेटमेंट। सत्यनिष्ठ मतलब सही बात का, प्रतिज्ञान मतलब बोलना। ठीक है, तो जब आप कोई ट्रू फैक्ट या ट्रू स्टेटमेंट कोर्ट के समक्ष या किसी लोक सेवक के समक्ष सबूत के तौर पर देते हैं, तो वो उसको सबूत माना जाता है शपथ के अंतर्गत। ठीक है, उसको क्या माना जाता है, शपथ। तो सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा और कोई डिक्लेरेशन या आप कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो
किस किस के समक्ष, या तो कोई पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक की समक्ष, या फिर कोर्ट में। कैसा आपको यूज करना है कोर्ट में? कोर्ट में आपको सबूत के तौर पे, एविडेंस के तौर पे उसको आप अगर यूज कर रहे हैं तो माना गया है कि वो ओथ है। और ये जो सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और डिक्लेरेशन है, ये कैसी है? बाय लॉ अपेक्षित है, मतलब लॉ ने रिक्वायर किया है, लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि आप कोर्ट के समक्ष, पब्लिक सर्वेंट के समक्ष शपथ ग्रहण करें। ठीक, तो बस आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको इसमें याद रखना है सेक्शन 51 में ओथ डिफाइंड है। ओथ का मतलब होता है सोलेम अफर्मेशन और डिक्लेरेशन, सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान या कोई घोषणा जो लोक सेवक के समक्ष की जाती है या न्यायालय के समक्ष की जाती है, जिसका पर्पज प्रूफ करने का होता है एविडेंस को, और ये लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 52 गुड फेथ। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है क्योंकि ये पूछी गया, कई बार पूछा गया है कि गुड फेथ को आईपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 52 में। अगेन वही रिपीट करी हूँ मैं बात, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन याद रखना है, ठीक है। सद्भाव पूर्वक, इसमें कहा गया है कि कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग इसकी नथिंग से, नहीं समझी जाएगी। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ which is done or believed without due care and attention। वो कह रहे हैं कि यदि आपने कोई काम ड्यू केयर और अटेंशन, सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ नहीं किया है, तो मतलब आपने वो काम गुड फेथ और सद्भाव पूर्वक नहीं किया है। अगर हम इसका मीनिंग निकालें तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या निकल के आएगा कि जब कोई व्यक्ति कोई काम विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन करेगा तब वो गुड फेथ होगा। ठीक है, तो सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ किया गया काम सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य कहलाता है। द एक्ट विच इज डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन इज डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ। ठीक है, तो गुड फेथ। अब इसमें कुछ केस लॉज है जो आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक केस लॉ है, पहले तो आपको एक डेफिनेशन बता दूं, जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी गुड फेथ को डिफाइन किया गया है। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में जो गुड फेथ की डेफिनेशन दी गई है उसमें कहा गया है कि अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। वहां पे जिस वर्ड को जोड़ दिया गया है वो उन्होंने ऑनेस्टली वर्ड को दिया गया, और उसमें कहा गया जनरल क्लॉजेस एक्ट में गुड फेथ की डेफिनेशन में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कोई काम ईमानदारी से करे, ऑनेस्टली से करे, तो वो गुड फेथ में कहा गया माना जाता है। अब भले ही वो चाहे नेग्लिजेंटली हो या ना हो, तो वहां पे ईमानदारी वर्ड को जोड़ दिया गया है। लेकिन आईपीसी में ऐसा नहीं है, आईपीसी में सीधा सीधा कहा गया है ईमानदारी, ईमानदारी तो ठीक है साइड में गई, अगर आपने सम्यक सतर्कता और ध्यान से नहीं किया है कोई भी कार्य तो वो अपने आप में गुड फेथ में नहीं माना जाएगा, भले ही आप का इंटेंशन ईमानदारी का हो या ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इससे कुछ रिलेटेड केसेस हैं। एक है सुरेंद्र लाल वर्सेस एम्परर 1933 का, आप चाहे तो लिख सकते हैं सुरेंद्र लाल वर्सेस एम्परर 1933 का। इसमें ये हुआ था कि वारंट ऑफ अटैचमेंट instead of being signed by the collector was signed by the deputy collector and treasury officer. The Amin acted upon the warrant. It was held that so far as the Amin was concerned, the warrant appeared to him to be valid and the Amin acted in good faith. यहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक वारंट था, प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने का एक वारंट था, जिस पर जो सिग्नेचर कर दिए थे वो डेप्यूटी कलेक्टर और ट्रेजरी ऑफिसर ने कर दिए थे, कलेक्टर ने नहीं किए थे। और जिसको जो एग्जीक्यूट कराने वाला ऑफिसर था, जिसको आमीन कहा जाता था पहले, क्योंकि ये बहुत पुराना केस है, तो आमीन ने जो है इसको एग्जीक्यूशन किया। तो ये कहा गया कि उसने काम गुड फेथ में किया है, क्योंकि उसको ये रीजन टू बिलीव था कि उसको जो ऑर्डर्स मिले एग्जीक्यूशन के वो प्रॉपर अथॉरिटी से मिले हैं। ठीक है, फिर एक ये केस है आपका फराग केस 1942 का, पुराने केस है फराग केस 1942। इसमें ये कहा गया था कि असिस्टेंट कलेक्टर ऑथराइज एस एंड आमीन टू एग्जीक्यूट वारंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के कुछ एरियर्स, मतलब भू राजस्व का कुछ बकाया बाकी था, उसको
लेने के लिए कलेक्टर ने आदेश दिए एक पर्सन एस को कि आप जाकर के जो है जो पर्सन है जिससे एरियर्स ऑफ लैंड लेने हैं उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट कर लीजिए। तो जो एस था जिसको एग्जीक्यूशन ऑर्डर मिला था, जब वो एग्जीक्यूट करने गया तो वो जो भी कारण हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, तो उसने एक ऐसा इंडोर्समेंट कर दिया उसपे कि सर मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, और वो इंडोर्समेंट करके उसने जो है वापस भेज दिया। तो जो नायब तहसीलदार था, नायब तहसीलदार को भेजा उसने, तो जो नायब तहसीलदार था उसने क्या किया, जो इंडोर्समेंट वापस आया था ऑथोरिटी की तरह, तो नायब तहसीलदार को क्या करना था, उसको कलेक्टर को वापस देना था, क्योंकि वो कलेक्टर ने आदेश निकाला था, लेकिन नायब तहसीलदार ने कलेक्टर को वापस नहीं निकाला और उसने किसी दूसरे एग्जीक्यूशन ऑफिसर को एक और नया ऑर्डर निकाल कर दे दिया कि तुम चले जाओ और तुम जाकर के प्रॉपर्टी को अटैच कर लो। तो इस केस में ये डिसाइड किया गया कि नायब तहसीलदार ने ये जो एक्ट था गुड फेथ में सद्भावपूर्वक नहीं किया। क्यों? क्योंकि यदि नायब तहसीलदार एक बार उस वारंट को जो कलेक्टर ने निकाला था अच्छे से पढ़ लेता तो उसको ये समझ में आ जाता कि उसके पास ऑथोरिटी नहीं थी किसी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट के ऑर्डर पारित करने की। तो इसलिए ये कहा गया है कि हमेशा जो काम करना है वो बहुत सतर्कता और ध्यान से करना है। तो फिर तहसीलदार से क्या है चली होगी कार्रवाई, तो ये गुड फेथ का एक्ट नहीं माना जाता क्योंकि वो ऑथराइज्ड नहीं था। ठीक है, फिर एक और केस है, लिख लीजिए। जो नेक्स्ट केस है वो है शंभू नारायण 1923 का केस है। ठीक है, अब सिर्फ केस के नाम लिख लीजिए, शंभू नारायण 1923। इनके वर्सेस में कुछ भी नहीं है इसलिए मैं आपको बोल ले रही हूँ। फिर है सुकारो कविराज वर्सेस एम्प्रेस, SUKAROO, सुकारो कविराज वर्सेस एम्प्रेस। नेक्स्ट हयात केस, हयात केस ये है 1887 का। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस थे जो बुक में दिए थे, वो मैंने आपको बता दिया, अगर कभी पूछ ले तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हार्वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संशय, except in section 157 and in section 130, in the case in which the harbor is given by the wife or husband of the person harbored. The word harbor includes the supply person with shelter, food, drink, money, cloth, arms, ammunition, or means of conveyance, or the assisting of person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to evade apprehension. तो सबसे पहले तो आपको इसमें क्या समझना है कि संशय या हार्बर, संशय या हार्बर का मतलब होता है कि किसी अपराधी को उसके अपराध से बचाने के लिए उसकी सहायता करना, उसको असिस्ट करना। नॉर्मल लैंग्वेज में पहले समझ लीजिए। ठीक है, हार्बर या संशय का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति जिसने अपराध किया है, हम उसको पुलिस से या कि वो पकड़ा ना जाए, इन सब चीजों से बचाने के लिए उसकी जो मदद कर रहे हैं वो सब आ जाता है हार्बर में। तो पहले हम नीचे की जो इसमें दिया ना कि हार्बर में इंक्लूड क्या क्या होता है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को आश्रय देना, मतलब आप उसको रहने की जगह दे रहे हैं, भोजन देना, पानी देना, मनी धन देना, वस्त्र देना, आयुध देना, गोला बारूद देना, प्रवहन के साधन, मतलब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, कन्वेंस के साधन आप उपलब्ध करा रहे हो, या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित है, मतलब जितने ऊपर हमने मीन्स बताए ऐसे हो या नहीं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। आप किसी व्यक्ति को पकड़े जाने से बचाने के लिए उसकी हेल्प कर रहे हो इसमें बताए गए साधन से, तो वो क्या कहलाता है, हार्बर कहलाता है। तो ये तो हो गई हार्बर की डेफिनेशन। अब लेकिन इन्होंने ऊपर एक प्रोविजो कह लिया, एक्सेप्शन इसका दिया है। वो क्या दिया है कि जो सेक्शन 157 और 130 है, तो सेक्शन 157 और 130 में भी हार्बर बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 157 में कुछ कंडीशंस बताएंगे, 130 में कुछ कंडीशंस बताएंगे कि इस कंडीशन में हार्बर करते तो कितनी सजा होगी। तो अगर 157 और 130 में यदि कोई व्यक्ति
एक दूसरे का पति पत्नी होते हुए अगर उसको संशय दे रहे हैं, तो इसमें कहा गया है, तो फिर पति पत्नी अगर एक दूसरे की संरक्षा कर रहे हैं तो वो हार्बर नहीं माना जाएगा। मतलब पत्नी ने कोई अपराध कर दिया और पति उसको हार्बर कर रहा है, मतलब उसको आश्रय दे रहा है, भोजन दे रहा है, छुपा रहा है, पुलिस से बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यदि पति पत्नी को बचाने के लिए कर रहा है तो वो हार्बर नहीं माना जाएगा, और पत्नी पति को बचाने के लिए कर रही है तो वो हार्बर नहीं माना जाएगा। लेकिन कब, कौन किस कंडीशन में? सिर्फ सेक्शन 157 और 130। तो मैं आपको जल्दी से 157 और 130 की हेडिंग बता देती हूँ, पढ़ेंगे हम इसको बाद में। 130 देखिए, एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग हु हार्बरिंग सच प्रिजनर, ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना। अब प्रिजनर है, कोई कैदी है, अब सपोज करिए कोई महिला कैदी है, उसका पति ने उसको भगा दिया वहां जेल से, उसको छुपा लिया, तो पति क्या है, हार्बर का अपराधी नहीं माना जाएगा। अपराधी तो माना जाएगा किसी और सेक्शन में, लेकिन क्या है, ये जो हार्बर वर्ड है, ये संशय नहीं माना जाएगा। तो इस धारा के अंतर्गत वो पनिशेबल नहीं होगा। सेक्शन 30 पनिशेबल, पनिश कर रही है ऐसे पर्सन को जो कैदियों को भगा रहे हैं। कितना पनिशमेंट है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर 10 ईयर्स। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी कैदी को, किसी प्रिजनर को एस्केप करने में लॉफुल कस्टडी से मदद करता है तो उसको ये सजा होगी। लेकिन यदि पति पत्नी को और पत्नी पति को बचाने के लिए कर रही है तो फिर 130 एप्लीकेबल उस पर नहीं होगी। ऐसे ही सेम 157 के साथ है, हार्बरिंग पर्सन हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संशय देना। अब कोई व्यक्ति है जो whoever harbors, receives or assemble in any house or premises in his occupation or charge or under his control। यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में जगह देता है जिसको पता है उसको कि ये जो व्यक्ति आए हुए हैं ये अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं या होने वाले हैं, तो उसको 6 मंथ और फाइन और दोनों की सजा होती है। ठीक है, इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति करता है, हार्बर देता है ऐसे पर्सन को जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स है, तो उसको सजा होगी 157 के अंतर्गत। लेकिन यदि किसी पत्नी का पति है और वो उसको अपने घर में आश्रय देती है, आश्रय देने के बाद उसको ये पता पड़ जाता है कि पति जो है अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है, तो भी वो आश्रय देती है, तो उसको 157 एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो आप लिख लीजिए जल्दी से, क्लास का टाइम ओवर होने वाला है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी एंड अदर्स। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी एंड अदर्स। इस केस में ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ वाइफ कुड नॉट बी चार्ज्ड फॉर हार्बरिंग हर हस्बैंड मैरिली बिकॉज शी वाज लिविंग इन द हाउस विथ हर हस्बैंड, कि जो वाइफ है उसको आप हार्बर के लिए चार्ज नहीं कर सकते सिर्फ इस कारण से कि पत्नी पति के साथ रह रही है। मतलब ऐसा हुआ कि जो हस्बैंड था वो 130 या 157 के अंतर्गत कोई अपराध करके आया और वो अपने घर में जाकर के सो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी को पता ही नहीं है कि हमारा जो पति है वो अपराधी है, केस चला तो पत्नी को प्रोसिक्यूट किया गया कि तुमने छुपाया। तो इस केस में डिसाइड कर दिया गया था कि सिर्फ इस कारण से कि पत्नी जो है पति के घर में रहती है और उसको हार्बर का दोषी बना दिया जाएगा तो नहीं बनाया जाएगा, ये इस केस में डिसाइड किया गया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेक्शन का टारगेट था वो कंप्लीट हुआ 52A तक। चैप्टर 2 का ये लास्ट सेक्शन थी। अब चैप्टर 2 में हमें पढ़ने के लिए बचा है 34 से 38 तक का हिस्सा, तो जो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने सेक्शंस में आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, लेकिन जल्दी पूछ लीजिए क्योंकि 3 मिनट का समय बचा हुआ है। किसी भी सेक्शन में किसी को डाउट है? अगर क्लियर है तो ये भी बता सकते हैं कि मैम क्लियर हो गया। मैम क्लियर है। ओके, सभी को क्लियर है? कहीं कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो ग्रुप पे भी पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा है मैम ओवर। एक क्वेश्चन था। हेलो, ये 152A में अगर कोई वाइफ या हस्बैंड सेक्शन 130 या 157 का ऑफेंस करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा या ऑफेंस कमीशन का वो चार्ज हो लगेगा उन पे? यही तो बता रही हूँ मैं कि उनपे चार्ज नहीं लगेगा। यदि कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को हार्बर करते हैं तो उनको चार्ज नहीं लगेगा। 52A जो हार्बर है वो एप्लीकेबल नहीं होगी।
130 और 157 के ऑफेंस में, ठीक है ना, उनको वहां पे अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा, उनको फिर कोई और चार्जेस लग जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। चलिए क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, मात्र 1 मिनट बचा हुआ है, तो आपका जो भी अब डाउट है वो आप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम वेलकम। Thank you, ma'am.